नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सवालों का तो जवाब देते ही हैं, बाजार पर आपको बेहतर राय देते हैं। इसके साथ ही मार्केट ट्रेंड्स और अहम खबरों पर भी हमारी नजर होती है। लेकिन यो स्टॉक में आप अपने सवाल कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं, चलिए सबसे पहले वो तौर तरीके आपको बता देते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो, आप हम तक अपने सवाल भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर बता दें कि जब शो चल रहा हो उस दौरान कॉल करने से परहेज कीजिए। आप पहले से कॉल करेंगे, अपना सवाल नोट कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शो के दरमियान कॉल करने से बचिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप भी हमें कर देते हैं तो भी आपके सवालों को शामिल किया जाएगा। हम खुद आपको कॉल करके संपर्क करेंगे। और सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप अपने सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम स्पष्ट लिखिए। किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है उसका नाम, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जरूर बताइए। और सबसे अहम कि नजरिया आपका क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये बता देंगे तो हमारे एक्सपर्ट आपको उस हिसाब से राय देंगे। और यूट्यूब पर भी जैसा मैंने बताया, आप अपने सवाल पोस्ट करते रहिए और बीच बीच में हम यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करते हैं। चलिए इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज चर्चा में लक्ष्मीकांत शुक्ला जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जरा बाजार की एक राय जो है वो उसके लिए हम आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल जरा देख लेते हैं बाजार की चाल कैसी है। तो 125 अंकों की तेजी आप निफ्टी में देख रहे हैं। 25,100 के पार निकलता हुआ इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां लगभग 400 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 56,600 के करीब जाता, माफ कीजिएगा 56 क्या 57,000 के करीब जाता हुआ 56,976 के आसपास अभी कारोबार हो रहा है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए लगभग 1% की ये तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी मोमेंटम अच्छा है। 1.25 अंकों की तेजी, यहां पर भी 1.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। इन सब के बीच में अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने रखें तो आप देखेंगे कि बजाज फिनांस लगभग 3.25%, निफ्टी का टॉप गेनर बजाज फिनांस इस वक्त। कोटक महिंद्रा बैंक का जो है ब्याज दरों में जो कटौती हुई है उसका इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आता हुआ बैंकिंग और फाइनेंशियल पर। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए लगभग 3% ऊपर। बजाज फिनसर्व यानी बजाज ट्विंस दोनों चल रहे हैं 3%। बजाज फिनसर्व मजबूत है। श्रीराम फिनांस में लगभग 2.5% की तेजी है। जियो फिनांस, एक्सिस बैंक, ट्रेंड, टाटा मोटर सभी में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दबाव जो हल्का फुल्का है वो आईसीआईसीआई बैंक पे। आप देखिए निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट में टॉप लूजर आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि दिग्गज बैंक चल रहे हैं लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पे आज दबाव देखने को मिल रहा है 1% का। एचडीएफसी लाइफ आप देखिए लगभग 1% गिरा हुआ है। टाइटन, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज में 0.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही दमदार है। 2026 शेयर अगर मार्केट ब्रेथ आपके सामने हम लेकर आ पाए तो आप देख पाएंगे 2026 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और मात्र 613 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, इस तेजी की सवारी कैसे की जाए, बाजार पर जरा राय दीजिए। और कोई सेक्टर आपको खासतौर पे आकर्षक लगता हो तो वो भी बताइए। तो प्रभात प्रशांत जी, तो जैसा आपने अभी बताया कि सभी जगह हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है, तो हरियाली अभी सभी जगह है, नो डाउट। जिस तरीके से हम मार्केट ने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का को रिएक्ट किया, वहां से हमें काफी अच्छे पॉजिटिव रुझान मिले हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश साइड का ही दिखाई दे रहा है। और निफ्टी ने तो पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल जो अपसाइड के मोमेंटम है, अब लग रहा है यहाँ से 25,300 से लेकर 25,500 तक दिखाई देंगे। वहीं पर जो सपोर्ट है वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो फिलहाल जो सपोर्ट है वो 24,800 का है, जहां पर 20 डीएमए के लेवल्स भी नजर आ रहे हैं।
ओवरऑल आप अगर एवरेज को भी देखेंगे तो एवरेज भी अब अपसाइड के ओर मतलब मूव करना स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दर्शाता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कई दिनों से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही थी, और फ्राइडे को भी 20 DMA का सपोर्ट लेकर वहां पे हमें एक सॉलिड ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अभी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब 58,000 लेवल तक अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हो सकता है। और जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट नजर आ रहा है 55,400 का। अगर हम अब इसका जो ब्रेकआउट आया था 56,100 का, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर रहती है तब तक हम 58,000 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रही बात सेक्टोरियल इंडाइसेस की, तो मोस्ट ऑफ दी सेक्टोरियल इंडाइसेस पॉजिटिव बायसनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पर उनमें से भी हमें जो सेक्टोरियल इंडाइसेस आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं वो है निफ्टी पीएसयू, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर आता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी पीएसयू में काफी बुलिश रहेंगे। दूसरा है निफ्टी फाइनेंशियल। सो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर। सो हमें लगता है कि निफ्टी फाइनेंशियल के स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी। जैसा कि आपने बताया था कि बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप श्रीराम फाइनेंस को देखेंगे, चोलामंडलम फाइनेंस या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, यहाँ पर भी अच्छे खासे हमें अपसाइड के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी पीएसयू और फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में भी हमें अपर लेवल के जो बॉलिंगर बैंड है वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन ऐसे इंडाइसेस हैं, सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं, जहां पे आने वाले समय में पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें बनते हुए दिखाई देंगे और ऊपर के अपसाइड के मूव हम देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्मीकांत जी, आप पूरी तरह से बीएफआई सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अब इसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक हमें चाल जो है वो जाननी होगी, जो हम दर्शकों के सवालों के जरिए आपसे पूछेंगे ही। मेरे साथ अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। देवाशीष जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से, ओके। हाँ। बहुत बढ़िया सर। क्या मौसम है यहाँ पर? तो हमने देखा बॉम्बे में बहुत गर्मी, और अब अचानक से जो है काले बादल आने शुरू हो गए, बारिश का लेकिन अता पता नहीं है। नहीं, यहाँ तो क्लाउडी है और ह्यूमिड है काफी। ह्यूमिड, हाँ, ह्यूमिड यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? मैं एनएमडीसी के लिए कुछ एनएमडीसी का 1500 क्वांटिटी है। ओके। बाई प्राइस 80.76। मैं 6 महीना से 1 महीना तक, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके। उनको अभी 10,000 के करीब नुकसान है। क्या मेरे को सजेस्ट कर पाएंगे कि मैं एग्जिट करके कोई दूसरी सेक्टर में री इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि मेटल सेक्टर है ना, इसमें अनसर्टिनिटी बनी रहती है। एब्सोल्युटली, थैंक यू। एब्सोल्युटली बनी रहेगी अनसर्टिनिटी, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची है। लक्ष्मीकांत जी, शॉर्ट टर्म व्यू बताइएगा। 80.76 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या इनके प्राइस पर आते ही ये निकल जाए और कहीं और मुनाफे की भरपाई के लिए खरीदारी कर सकते हैं? जी, अगर हम पिछले कई दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो जो मेटल सेक्टर में है हमें पॉजिटिव अपसाइड के ट्रैक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि थोड़ा सा ये जो सेक्टर है वो न्यूज बेस्ड रहता है। जैसा कि हमें पता है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगाते हैं तो उसमें से एक मेटल सेक्टर भी है, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम फिलहाल मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में बात करें, एनएमडीसी की, जीएमडीसी की और लोअर मेटल की, तो यहाँ पर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली एमडीसी में, एनएमडीसी में भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में ये जो इनका जो बाइंग प्राइस है वो हमें आने को देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 80 से लेकर 80 से लेकर 82 तक के अपसाइड के मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार वहां पे रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 80 और 82 का लेवल्स है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगर वहां से हमें 2 से 3% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और फिर जाके वहां पर अगर 82 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो देन आफ्टर हमें यहाँ पर एनएमडीसी में 90 तक के भी लेवल्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लगा के चले 69 का,
वहां पर 200 DMA लेवल से, और जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें अपसाइड के रुझान देखने को मिलेंगे। जैसे 80 to 82 के आसपास आता है तब ये फिर से 89 सौदे से संपर्क कर सकते हैं, और वहां पर भी जैसे फॉर्मेशन होंगे तो जो भी एनालिस्ट होंगे उनको उस हिसाब से रेकमेंड कर पाएंगे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से 80 to 82 के लेवल्स जो इनके बाइंग प्राइस है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। ये है राय आपको NMDC पर मिलती हुई। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। किशन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। किशन जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ सर नमस्ते जी। हाँ मेरे पास IOC के 3000 शेयर हैं 142 पे, ठीक है। और गेल के 2000 शेयर हैं 186 में, ठीक है। और सेल के 1000 शेयर हैं 127 रुपए 80 पैसे। सेल के किस भाव पे लिया आपने? गेल का मैंने लिया है, गेल का लिया 186 186। ओके, और IOC आपने 142 पे लिया? कॉल इंडिया का 394। ओके, कोल इंडिया। हाँ कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया तो आपने लिया है 394 पे। ठीक है, चलिए कुछ नजरिया बता पाएंगे कि आप कितना समय देना चाहते हैं? देखिए मैं तो लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहता हूँ। लॉन्ग टाइम में इसमें रहना चाहिए कि कैसे बीच में मतलब इसमें पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए? ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, गेल इंडिया काफी अच्छे स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 186 रुपए की इनकी बाइंग है, फिलहाल मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं। दूसरा स्टॉक इनका IOC है, 142 के भाव पे, 142 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। और कोल इंडिया 394 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, इसमें भी मुनाफा बना रहे हैं। इन तीनों स्टॉक पे जरा राय दीजिए। लेवल्स मैंने आपको बताए, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो गेल इंडिया और कोल इंडिया में हमारा भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम गेल इंडिया के लेवल्स की बात करें तो पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था। हालांकि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हमें 200 DMA के लेवल के आसपास दिखी थी, बट वहां पर भी हमें एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अब जो अपसाइड के लेवल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं 197 200 के आसपास। उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हम गेल इंडिया में देख सकते हैं। अगर 197 200 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 225 230 के भी लेवल्स गेल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो गेल इंडिया में ये होल्ड करके चल सकते हैं और इस ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कोल इंडिया में, तो हालांकि कोल इंडिया में हमें हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, बट जो ओवरऑल सेंटीमेंट है अभी भी बुलिश साइड के नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन है 360 से लेकर 355 के जोन का, उसको इस स्टॉक ने पकड़ के रखा हुआ है। और ग्रेजुअली ये स्टॉक अपने अपर साइड के लेवल्स को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से 445 से लेकर 460 तक के भी लेवल्स कोल इंडिया में हम आने वाले समय में देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 380 का लगा के चलें। 380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर 445 और 460 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, सवालों को एक रैपिड फायर कर लेते हैं। हमारे दर्शक विनायक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं और वोडा आइडिया पे सवाल पूछना चाहते हैं। विनायक हाय, गुड मॉर्निंग। विनायक, आप अपने टीवी की आवाज कम करके मुझसे फोन पर बात करेंगे प्लीज। विनायक जी। हेलो जी सर, नमस्कार। आपकी आवाज मुझे अब आ रही है। वोडा आइडिया किस भाव पर खरीदा है? हेलो, मैं सेल के ऊपर पूछना चाह रहा था। पूछिए। हाँ, ये सेल के मेरे पास 1000 शेयर हैं 127 रुपए 80 पैसे में। ओके, और हाँ, कब तक? इसके लिए मैं लॉन्ग टाइम के लिए मैं जानना चाह रहा था, लॉन्ग टाइम रख सकते हैं कि इसमें पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए कि मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ, इसको रखें कि इसको सेल? 127 है ना बाइंग प्राइस? हाँ जी, 127। ठीक है, तो अभी आपको मुनाफे के लिए और कितना समय देना है, क्योंकि मुनाफे में तो आप हैं? हाँ, मैं साल भर दे सकता हूँ। साल भर दे सकते हैं, ठीक है। वोडा आइडिया पर नहीं पूछना है? नहीं। अच्छा, चलिए। लक्ष्मीकांत जी, सेल 127 फिलहाल प्रॉफिट में है, और कितना रुकने की सलाह देंगे किस स्टॉप लॉस के साथ?
देखिए, यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था 118 से, उसके बाद से अपर साइड के लेवल्स हमें दिखाए थे। बट अभी ये स्टॉक अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, इनका 1 साल का व्यू है, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये 118 का रखें, और जो अपर साइड के लेवल्स है वो 150 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मुनाफे में हैं, आप रुक सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर रुकिएगा विनायक जी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के उस पार भी सवालों का सिलसिला जारी है। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। झटपट आपके स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश कर देते हैं, जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं। यूट्यूब पर बहुत दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके सवाल हम पढ़ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हमारी कवरेज के बाहर हैं, वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी सवाल पूछ रहे हैं इवन यूट्यूब पर, स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं यो स्टॉक का। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आज का जो ऑप्शन है वो कोटक बैंक के अंदर सजेस्ट करना चाहूंगा। डेली चार्ट पर अगर देखें तो टाइम वाइज करेक्शन के बाद स्टॉक प्राइसेस अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स होते हुए नजर आए। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक रिवर्सल मूव देखा था, आज एक फॉलो बाइंग वापस से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू रहेगा कमिंग डेज के लिए। तो कोटक बैंक में 2140 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम अराउंड 35.5 के आसपास चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पर इनिशिएट की जा सकती है पोजीशन। स्टॉप लॉस रहेगा 25 का और टारगेट 55 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसका लॉट साइज 400 का है, सो मैक्सिमम लॉस इन केस ऑफ स्टॉप लॉस के केसेस में 4000 का रहेगा। वहीं अगर टारगेट 55 रुपए का हिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 8000 तक देखने को मिल सकता है। क्या करेंगे सचिन ऑप्शन की रणनीति के लिए? तो कोटक बैंक 2140 की कॉल आपको खरीदनी है 35 के प्रीमियम पर, लक्ष्य 55 का, स्टॉप लॉस 25 का, अधिकतम मुनाफा जो है वो 8000 तक का हो सकता है, नुकसान 4000 तक का यहां पर आपको नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को नुकसान बहुत होता है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं, तो सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ राहुल मौर्य हैं नई दिल्ली से। राहुल गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 120 क्वांटिटी 260 के रेट पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है। और एक टेगा भी है, क्या कहते हैं, आईपीओ प्राइस पे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो हमारी कवरेज में है, दूसरा स्टॉक हमारी कवरेज में नहीं है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे ही आपको राय दे पाएंगे। क्या नजरिया लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे तो अगर हम देखें पिछले दिनों लगातार पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट आप सभी जो दिग्गज रहे उन्होंने एक बुलिश नजरिया ही दिया। इनकी बाइंग हालांकि 260 थोड़ा ऊपरी स्तरों की है, हालांकि 1 साल और समय देना चाहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 साल के नजरिए से 260 की खरीदारी को लेकर आपकी राय क्या है? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसे कि हमने अभी बिगनिंग में ही बात किया है कि निफ्टी पीएसयू में होल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो यहाँ पर भी एक अपसाइड का ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ की इनकी बाइंग प्राइस है वहीं से हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 260 के ऊपर निकलता है तो देन हमें फर्दर यहाँ पे 285 से लेकर 290 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। और अगर ये उसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो 320 के भी लेवल्स आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा पे दिखेंगे। ओवरऑल व्यू इसका पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 230 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक इसमें बुलिश सेंटिमेंट बना रहेगा। रोहित साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो? पहले तो मैं संभाजीनगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके, बोलिए। हाँ मैडम जी, पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए।
पिछले 2-3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके टीवी चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू। काफी अच्छा मुनाफा भी मिला है। थैंक यू। मेरे पास 2 शेयर है मैम फिलहाल, जो कि है SJVN, खरीदा है 137 पे, इसकी 1000 क्वांटिटी है। ओके। और दूसरा है NBCC, जो कि 115 पे खरीदा है, उसकी भी 1000 क्वांटिटी है। 2 से 3 साल तक रुक सकता हूँ मैं, ऑलरेडी 1 साल हो चुका है और आगे 2 से 3 साल दे सकता हूँ मैं। तो इसके लिए भी मुझे पूछना था। और एक सवाल था, मुझे कुछ नया निवेश भी करना है, जिसके लिए मैंने NMDC चुना हो और एक बैंक ऑफ साउथ इंडियन बैंक चुना हो, तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? तो थोड़ा प्लीज गाइड कर दीजिएगा। ठीक है। और राइट रोहित, आपकी नई खरीद पे आपको गाइड करेंगे और साथ ही जो हमारी अप्रूव लिस्ट में स्टॉक है वो है NBCC, उस पर आपको सलाह देते हैं। मुझे आप बता पाएंगे आपको कितना और समय देना होगा NBCC में, बिकॉज फिलहाल तो घाटे में दिखाई दे रहे हो रोहित। नहीं मैम, NBCC 115 पे खरीदा हुआ है। 115 पे खरीदा है? अच्छा, तो ओके, तो हम यहाँ पे खरीद भाव थोड़ा सा चेंज करते हैं, 115। ओके, गॉट इट। ओके लक्ष्मीकांत जी, तो NBCC 115 पे लिया हुआ है, और कितना रुकने की आप सलाह देना चाहते हैं इनको? और साथ ही मुझे बताइएगा, नई खरीद के लिहाज से इन्होंने NMDC अपने लिए मार्क डाउन किया हुआ है और साउथ इंडियन बैंक। अगेन पोजिशनली आप इनको स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहे, मेरे ख्याल से बैंकिंग में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आप शायद रिकमेंड करना चाहेंगे रोहित को। जी, अगर NBCC के ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पर एक हमें अपसाइड का मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 140 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। ग्रेजुअल अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, तो इसलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर 113 का। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम 140 के लेवल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इनके दूसरे स्टॉक्स की बात करें, जो कि इन्होंने अभी बताया है कि वो भी उनके पास पहले से है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से इनका जो दूसरा स्टॉक था वो शायद NTPC था। एम आई राइट? जो इनको आई थिंक मैंने NMDC सुना था। रोहित, आप ऑनलाइन पर हैं क्या मेरे साथ? जी मैम, जी मैम। तो NMDC था ना? SJVN। नहीं, वो तो हमारी कवरेज में नहीं है। जो आपको नई खरीद करनी है उसके लिहाज से आप लक्ष्मीकांत जी रिकमेंडेशन दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि फिर मेरे ख्याल से PSU बैंक्स काफी बेहतर लग रहे हैं, तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टेट ऑफ बैंक में इंडिया में अभी रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसका जो अपर साइड का रेंज है वो भी आने वाले समय टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इनको रखना है वो रखना पड़ेगा 780 के आसपास का, और जो अपसाइड के जो लेवल्स इसमें हमारे जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 875 के। सो मुझे लगता है कि SBI में इनको बाय करके चलना चाहिए। 875 टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया जा रहा है एज फार एज न्यू बाइंग इज कंसर्न। थैंक यू सो मच रोहित अपना सवाल हमसे पूछने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आप भी हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, और उसके बाद एक बार फिर से दर्शकों के सवालों की ओर फोकस करेंगे। देखिए, बाजार में जो तेजी है वो बढ़ती जा रही है, मेजर इंडिसेस हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो, सभी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी है। बाजार का भी चेक होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टॉक्स कार्यक्रम का एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया, तमाम आपके सवालों के जवाब दिए हैं। इस बीच हमारे साथ राजेश भोसले जी भी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपको, और अच्छा लग रहा है आपको इतने अरसे बाद लाइव देखते हुए। चलिए इन सबके बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छूता हुआ, आप निफ्टी में देखिए 125 अंकों से ज्यादा की तेजी 25,130 के पास। बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही ज्यादा मजबूती, लगभग 425 अंकों की मजबूती, और आखिरकार 57,000 का एक नया माइलस्टोन बैंक निफ्टी ने छू लिया है। और एक खास बात नजर आ रही है बाजार में कि बाजार की तेजी बहुत ही टिकाऊ है, और वाकई ये बाजार में बहुत सारे मौके भी दे रही है। आप देखिए 2000 शेयर ऐसे हैं इस वक्त जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 661 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि दबाव नजर आता हुआ।
चलिए इन सब के बीच में अपने साथ नए कॉलर को जोड़ते हैं। दिलीप रमानी साहब हैं गुजरात से। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास कोचिन शिपयार्ड से 25 शेयर है। ठीक है। मेरी बाइंग प्राइस सर है 1722 1722 रुपये। 1722। हमें अपना नजरिया बताएंगे? सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो राजेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। खासतौर पे इनकी बाइंग काफी अच्छी है। 1700 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2300 के आसपास है ये स्टॉक का। कोचिन शिपयार्ड पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 15.16% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। हालांकि आज जो है वो हम दबाव देख रहे हैं, लगभग 4.25% ये स्टॉक का मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने की आप चाल देखिए, 55% का रिटर्न दिया है कोचिन शिपयार्ड ने पिछले 1 महीने में। दमदार तेजी, बहुत सारे फैक्टर्स रहे इसके, और पिछले 6 महीने में भी स्टॉक काफी बेहतर चला है। चूंकि इनका नजरिया 1 साल का है, उस लिहाज से जरा बताइए क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में। जी नमस्कार प्रशांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोचिन शिपयार्ड का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, और वीकली चार्ट में भी एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो बायस पॉजिटिव है। 2200 के आसपास जो ब्रेकआउट आया था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा ऐड कर सकता है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में जो है स्टॉक जो इसका प्रीवियस हाई था अराउंड 3000 के आसपास, तो वो रिटेस्ट कर सकता है। तो 2200 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। किसी को भी अगर फ्रेश एंट्री करना है तो 2200 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। एंड जो नियर टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट करें तो वो होंगे 3000 के। तो वापस 3000 आता है तो वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। के आसपास के टारगेट्स आप फिलहाल यहाँ इमीडिएटली आंक रहे हैं, और उसके लिहाज से अगर आप और ऐड करना चाहें तो वो भी राजेश जी रेकमेंड कर रहे हैं। सरकार इमामी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जी, आपका सवाल इमामी पर है जी, बताइए कैसे हैं सर? बस बढ़िया। मैं ये पूछना चाहता था, इमामी लिमिटेड मेरा 200 क्वांटिटी बाय है 630 रुपए के भाव से, और अभी तो बहुत लॉस चल रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं लक्ष्मीकांत जी। इमामी, लेकिन इन्होंने जो बाइंग प्राइस अपनी बताई है 630, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। क्या सलाह होगी, कोई एवरेज की रणनीति आप इनको देंगे? जी कविता जी, जो इनका बाइंग प्राइस था वो तो काफी ऊपर है, और 640 630 का ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और वहीं से हमें करेक्शन देखने को मिले हैं डेली और वीकली के चार्ट्स पर। अगर हम डेली के चार्ट्स पर नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, बट वहां पर भी ये स्टॉक फेल हुआ है उसको सस्टेन करने में। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बेरिश ही नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर 560 570 के लेवल्स नीचे की ओर अगर टूटते हैं तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उस दौरान ये स्टॉक जो उसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है 540 के आसपास, वहां तक फिसल सकता है। तो हमें तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिखाई दे रहा है स्टॉक में, तो हमारी तरफ से इमामी लिमिटेड में इनको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और अगर इन्होंने ले, जैसा कि उनके पास पहले से है, तो मुझे लगता है कि 560 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अगर 560 के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ से एग्जिट रखने की सलाह रहेगी इमामी लिमिटेड में। नेगेटिव नजरिया इमामी लिमिटेड पे 560 का स्टॉप लॉस बनाकर चलिए, और वहां से नीचे जाता है तो एग्जिट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दर्शन वाजा हमारे साथ हैं गुजरात से। दर्शन जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हेलो जी दर्शन पूछें। सर मेरे पास ओरिएंट सीमेंट है। कई दिनों से सर वो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज उसमें बड़ी गिरावट दिख रही है। उसका कोई रीजन? और मेरा व्यू तो सर लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, चलिए अच्छा खासा नुकसान आपको, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है ना? हाँ। ठीक है, आज तो लगभग 8% गिरा हुआ है ये स्टॉक का, और लगातार एक दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए राजेश, ओरिएंट सीमेंट कैसा लगता है आपको? 357 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है। आज भी देखिए लगभग 8% गिरा हुआ है। देखिए जैसे इन्होंने व्यूअर ने हाईलाइट किया है, लास्ट कुछ महीनों से एक रेंज बाउंड था, कोई मेजर मोमेंट नहीं था स्टॉक में, बट आज अचानक से स्टॉक गिरा है। लोअर लेवल से भी एक बाउंस बैक आया है, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखना होगा
320 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 320 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे एक मेजर ब्रेकडाउन आ सकता है। हमने देखा था कि नवंबर और उसके बाद फेब में 320 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो अगर 320 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो एग्जिट करना होगा, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक फर्दर 275 तक स्लिप कर सकता है। अदर बाउंस साइड सजेशन ये होगा कि जो फर्दर बाउंस आता है अगर आज के सेशन में, तो अराउंड 340 टू 345 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। 340 342 के आसपास लेवल्स आते हैं तो आपको एग्जिट करके बाउंस पर सलाह दी जा रही है राजेश जी की तरफ से ओरिएंट सीमेंट में। लेकिन प्रेम कौशल मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रेम, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं प्रेम कौशल बात कर रहा हूँ जी, ओके। बीएससी खरीदा है? हाँ, बीएससी खरीदा है और मेरे पास 24 शेयर्स हैं, 176.08 के एवरेज से। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैम। मुनाफे में भी बैठे हैं फिलहाल तो, और लंबा रुकना चाहते हैं? यस यस। ओके, इसके अलावा और कोई स्टॉक है आपका? मेरे पास मजगांव डॉक है, 32 शेयर्स है, 406.40 के एवरेज से। ओके, तो ये भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैम। ओके, और मैं मेरे डॉटर के लिए रखना चाहता हूँ कि ताकि कुछ हेल्प हो सके उसके बाद में। परफेक्ट परफेक्ट, काफ़ी क्लैरिटी है और उसके हिसाब से आपने खरीद कर रखी। काफ़ी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है आपकी दोनों ही काउंटर्स में। लक्ष्मीकांत जी, बीएससी में तो मुनाफे में बैठे हैं और मस्गांव डॉक में भी लंबा नज़रिया है, क्योंकि इन्होंने इसको अपने फाइनेंशियल गोल के साथ लिंक किया हुआ है, तो उसका एक फ़ायदा मिल सकता है अगर बाइंग प्राइस देखी जाए। फिलहाल क्योंकि घाटे में है लेकिन नज़रिया लंबा है। दोनों ही काउंटर्स में बताइएगा क्या करना चाहिए। दोनों ही काउंटर्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बीएससी का चार्ट जो है अपने सेकुलर अप ट्रेंड में ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिनों से एक नैरो रेंज ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2550 टू 2600 के ऊपर रहता है तब तक इसमें हमें अपर लेवल्स के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट जो पिवट पॉइंट है वो वीकली के चार्ट्स पे अराउंड 3200 3300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर सस्टेन होगा तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे बीएससी लिमिटेड में। वहीं पर अगर हम मजगांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी लगता है कि हमें अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि मजगांव डॉक भी जब तक 3100 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक इसमें बुलिश सेंटीमेंट बने रहेंगे। और अपर साइड के जो लेवल्स हैं 3650 3700 वहां तक जा सकता है। फिर एक बार हमें रिविजिट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे भी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव मजगांव डॉक में भी देखने को मिलेंगे। तो ये है राय आपको मजगांव डॉक पर मिलती हुई। अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। डॉक्टर संतोष अमृते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संतोष, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने चंबल फर्टिलाइजर लिया है ना आपने? हाँ हाँ ठीक है, तो बताइए आपकी बाइंग प्राइस 554 की है शायद। 552 की, ठीक है ठीक है। तो कितना समय देना चाहते हैं आप? 1 महीना 2 महीने सर। ठीक है, 1 से 2 महीने का नजरिया है इनका। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंबल फर्टिलाइजर, पिछले दिनों हमने देखा फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में एक तेजी नजर आई थी। आज भी हम देख रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में एक मोमेंटम नजर आ रहा है। 1 से 2 महीने का नजरिया देना चाहते हैं ये। और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता देता हूं, इन्होंने 552 के भाव पे खरीदा हुआ है। जी प्रशांत जी, ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस में पॉजिटिव मोमेंटम है, बट चंबल फर्टिलाइजर मई मंथ में थोड़ा सा वीकनेस की साइड पे है। 730 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड लगभग 550 के आसपास अभी आ चुका है। तो थोड़ा सा वीकनेस है, बट अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 520 525 इसका 200 डीएमए है। एंड जब मार्च में रैली स्टार्ट हुई थी तब लगभग 520 के लेवल से ही आई थी। तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। 520 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाउंस में अगर आप देखें तो 605 के आसपास 50 EMA है, तो वो एक स्टिफ हर्डल के जैसा एक्ट करेगा। तो फॉर नाउ 520 का स्टॉप लॉस रखिए और 605 का एक इमीडिएट बाउंस बैक के लिए टारगेट रखिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। पॉजिटिव नजरिया चंबल फर्टिलाइजर पे।
चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इन्होंने जो है वेस्ट बंगाल से अपना सवाल भेजा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 124 रुपए यानी 125 के आसपास इनकी खरीदारी है। और आज हम देख रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस और तमाम फाइनेंस जो काउंटर सेगमेंट है उन सभी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 0.25% का उछाल आज देखने को मिल रहा है। राजेश बताइए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से कैसा लग रहा है? 125 की इनकी बाइंग है, हाल फिलहाल की बाइंग है एंड लगभग 115 और 120 के रेंज में जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक बुलिश गैप भी रह गया है डेली चार्ट में 120 के आसपास। तो 120 के नीचे में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होगा। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 136 का एंड 136 क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक में ब्रॉडर अपमूव स्टार्ट हो सकता है टुवर्ड्स 147 150। तो फिलहाल के लिए 120 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 137 का टारगेट रहेगा। का स्टॉप लॉस 137 का टारगेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस में रेकमेंड किया जा रहा है। विप्लव चक्रवर्ती जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। पूछिए सर। मैडम पूछ रहा हूँ, मेरे पास NHPC का 99 रुपीज में 500 शेयर है। ओके सर। तो मेरा होल्डिंग मतलब मैं 3 मंथ से 4 मंथ तक अप्रोक्स में होल्ड करना चाहता हूँ। ओके। तो क्या हो सकता है मेरा उससे? चलिए, NHPC आपने कहा, बाइंग प्राइस आपकी 99 है, 3 से 4 महीना आप और समय दे सकते हैं। राजेश, चार्ट्स के मुताबिक मुझे ये बताइएगा, इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन एक ब्रेकआउट हमने कहाँ पर आता हुआ देखा है इन टर्म्स ऑफ लेवल्स? देखिए कविता जी, बहुत ही करेक्टली कैच किया है। NHPC में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पास्ट में हमने देखा था कि अप्रैल और मई में अराउंड 89 90 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था एंड आज फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन सा दिख रहा है चार्ट में एंड पॉसिबली यहाँ से 103 104 के जो अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 87 का, जो इसका एक बुलिश गैप भी रह गया है और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 87 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स 100 एंड 103। ये है राय। यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया 100 103 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। SK गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, उज्जैन से बोल रहा हूँ मैं, गुप्ता। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हमें बताइए क्या सवाल है आपका? गुप्ता जी कौन सा सवाल है आपका? हाँ, वोल्टास है मेरे पास। मैंने बॉटम फिशिंग किया था टेक्निकली, तो मेरे को 1170 में 100 शेयर है मेरे पास। हालांकि मैं पहले 800 में खरीद के 1800 बेच चुका हूँ। ठीक है। मैंने वोल्टास अभी किस भाव पे लिया आपने? गुप्ता जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क जो है। हाँ, हेलो। जी 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 जी, वोल्टास किस भाव पे आपने लिया अभी फिलहाल? 1170 पे। ठीक है, चलिए वोल्टास 1170 के भाव पे लिया है और कोटक महिंद्रा बैंक भी इन्होंने भेजा हुआ है 1965 के भाव पे। 3 महीने का नजरिया चाहते हैं। राजेश जी बताइए, वोल्टास 1170 के भाव पे और कोटक महिंद्रा 1965। देखिए वोल्टास काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बॉटम फिशिंग किया है। फेब से देखें तो 1170 1180 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है एंड आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है 50 EMA के ऊपर क्रॉस कर रहा है और RSI भी एक काफ़ी हेल्दी साइन दिखा रहा है। तो यहाँ से वोल्टास में एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकता है। 1380 टू 1400 के इमीडिएट अपसाइड होंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड वोल्टास का जो है डाउन है और ये कैचअप हो। तो सजेशन होगा कि 1380 1400 एक बार आता है तो वहाँ पे एक बार बुक करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर इन्होंने बताया है वो है कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में पास्ट में हमने देखा था कि काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था लगभग 2050 के आसपास। उस ब्रेकआउट को रिसेंटली रीटेस्ट किया एंड उसके बाद RBI पॉलिसी के बाद सारे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में
काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो कोटक बैंक में अच्छे सपोर्ट लेवल से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। पॉसिबली यहाँ से अप मूव जो है 20 to 50 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 2050 का सपोर्ट रहेगा, 2250 और 2300 के इमीडिएट टारगेट होंगे। और 2300 के इमीडिएट टारगेट्स आप दे रहे हैं। यूट्यूब से हमारे दर्शक चिराग हमें देख रहे हैं, और राजेश जी इरेडा में खरीदारी कर रखी है, 190 की इनकी बाइंग प्राइस है। 3 महीने से जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा सैचुरेशन है कीमतों में, ये भी उसको लेके परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब से 3 महीने का व्यू इरेडा में 190 की बाइंग प्राइस है। आप क्या रेकमेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स? देखिए, इरेडा में आज फाइनली एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय से 180 182 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, बट आज वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 220 235 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो है इसका जैन का स्विंग है। तो अभी फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव रखिए। RSI भी देखें तो 60 के ऊपर क्रॉस करा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है। मेरे हिसाब से 175 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला टारगेट होगा 210 का, एंड फिर उसके बाद 235 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इरेडा पर ये राय आपको मिलती हुई बने रहने की सलाह। हमारे एक दर्शक हैं रमन, और पंजाब नेशनल बैंक पे राय जानना चाहते हैं, और इनकी बाइंग प्राइस 91 के आसपास की है। पूछ रहे हैं 125 30 32 तक के लेवल आ सकते हैं क्या? बताइए क्या करना चाहिए राजेश जी। देखिए, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसमें भी देखने को मिल रहा है। एक डबल बॉटम सा फॉर्मेशन सा लास्ट वीक ब्रेकआउट आया है, वीकली एज वेल एज डेली में ब्रेकआउट है। यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट होंगे वो होंगे प्रीवियस स्विंग हाई के, जो अराउंड 125 से 127 के हैं। तो यस, डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रखिए। इनफैक्ट अगर कोई डिप आता है 107 108 के आसपास, तो डिप में भी बाय किया जा सकता है, और 102 के आसपास के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ योर स्टॉक को समाप्त करने का समय भी हो गया है। राजेश जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी कविता जी, कई सारे स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इन स्टॉक्स में, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए और दर्शकों का आज मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी अब इजाजत दें, क्योंकि इक्विटी बाजार की तो बातचीत हो चुकी है। कमोडिटी बाजार पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी।